माशाल्लाह, बहुत शरीफ और ज़हीन बेटा है आपका। फैसल को देख के यकीन नहीं होता कि आज के दौर में इतने शरीफ लड़के मौजूद हैं। ये तो परवरिश की बात है भाई साहब। बच्चे तो कच्ची मट्टी की मानिंद होते हैं, जिस शक्ल में ढालो ढल जाते हैं। सही कहा भाई साहब आपने। सच पूछे तो आपसे मिलने की दिली ख्वाहिश थी कि इतने शरीफ और फर्माबरदार इंसान का बाप होने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? जाहिर है कैसा महसूस होगा। एक बाप बेटे की कामयाबी पर यकीनन बहुत फख्र महसूस करता है, बहुत खुशी होती है। सही कहा भाई साहब आपने, बच्चे ही तो माँ बाप का फख्र होते हैं। अरे भाई, वो आनिया को भी तो बुलाओ, मिलवाओगे नहीं? जी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रेहाना, 3 हफ्ते गुजर गए मतीन को गए हुए इस दुनिया से। किसी ने दुकान की खबर तक नहीं ली। वो कम वक्त मनूस कारीगर, उसने भी उस दिन से आके खबर ही नहीं। ठीक कह रही हो अम्मा। मतीन के मरने के बाद तो हमें अपना होश नहीं था। दुकान की किसको खबर थी? वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे करना क्या है, कुछ सोचा है? किस बारे में? मतलब ये कि घर का खर्चा कैसे चलेगा अब। हाँ अम्मा, मेरी तो समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। अरे मैं तो कहती हूँ दुकान को फिलहाल किराए पे चढ़ा दे। अरे अब बिलाल तो छोटा है, वो तो जाकर दुकान पे बैठते चला, और हम रही औरतें, हम भी दुकान नहीं देख सकते। तो किराए पे चढ़ा के जो खर्चा आएगा उससे घर चला लेंगे। हाँ अम्मा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कल ही बुलाती हूँ उस लड़के को, सारा करती हूँ हिसाब किताब, और साथ ये भी कहती हूँ कोई किराएदार ढूंढते हैं। रेहाना, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी नौरीन के हाथ भी पीले कर दें। मतीन भी नहीं रहा, खुदा जाने क्या लिखा है हमारी किस्मत। ऐसी मनहूस की कमबख्त नो के जाते जाते अपनी किस्मत की चाप हमारे पे छोड़ गई। हाँ अम्मा, उस दिन मोहल्ले की औरतों की बातें सुन के मैं तो डर सी गई। जिस लड़की की 2 बार मंगनी टूट चुकी हो, उससे कौन करेगा शादी? अरे ऐसी बातों को लेके तू क्यों परेशान हो रही है? देखना इंशाअल्लाह हमारी नौरीन के लिए आतिफ से अच्छा लड़का मिलेगा। किसके लिए लड़का देखने की बात हो रही है? तेरे रिश्ते की बात हो रही है, और किसके? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आतिफ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। और जब किस्मत ने उसको मेरी झोली में डाल दिया है, तो आप लोग क्यों इनकार कर रहे हैं? नौरीन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो चुका है, चल नहीं सकेगा। ऐसे शख्स के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? बिल्कुल गुजार लूंगी, और आप ज्यादा परेशान मत हो, ये मेरा मसला है। कैसी बातें करती है लड़की? तेरा मसला हमारा मसला नहीं है क्या? है हद हो गई। कैसे कैसे अरमान देखे थे, कैसी कैसी दिल में ख्वाहिशें थी कि नौरीन की शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब टप। इसकी फिक्र मत करें आप, आपके सारे अरमान, सारी खुशियां सब पूरी होंगी। लेकिन मेरी बच्ची, वो लड़का तेरे काबिल नहीं रहा। नानी, आप तो सब कुछ जानती हैं ना, फिर भी ये कह रही हैं? मैं आप दोनों को साफ साफ बता दूं, मैं आतिफ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस लड़की का दिमाग तो बिल्कुल ही चल गया, क्या करें? बात कहूँ आपसे? कहो। आपने फैसल के वालिद से आनिया की शादी के बाद इस घर में रहने की बात क्यों नहीं की? अरे भाई, कर लेंगे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और वो वक्त कब आएगा? सब कुछ तो तय पा गया है,
कब बात करेंगे आप? और अगर आप बात नहीं कर सकते तो कल मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। एक तो आनिया की शादी के बाद इस घर में रहने की मंतक मेरी समझ में नहीं आती। लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे कि इतना बड़ा खानदान छोड़कर ऐसा लड़का मिला है जिसका अपने घर तक नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ दिन के लिए ही सही इस छोटे से इलाके में, छोटे से 3 कमरों वाले घर में मैं अपनी बेटी को भेज दूं? ऐसा सोचेगा भी नहीं। नाजो पली है मेरी बच्ची, इतनी तकलीफ मैं उसको नहीं दे सकती। कैसे एडजस्ट करेगी? आप उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह जानते। अरे तो भाई कौन कह रहा है ऐसा सब कुछ? मैं फैसल को घर लेकर दे रहा हूँ ऑफिस की तरफ से। वो सब ठीक है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी शादी के बाद मेरी नजरों के सामने इस घर में रहे, और आनिया भी यही चाहती है। तो माँ बेटी की मंतक मेरी समझ में तो नहीं आती। वो हरगिज़ राजी नहीं होंगे इस बात पे। फैसल के वालिद साहब बहुत सख्त रख रखाव वाले इंसान मालूम होते हैं। उनकी बातचीत से, रवैये से अंदाजा हो रहा था कि वो इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगे। राजी नहीं होते तो ना सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार बात तो करके देखिए उनसे। बल्कि रहने दीजिए, मैं कल खुद ही उनसे बात कर लूंगी। देखो, मैंने फैसल को दामाद बनाने का फैसला इसीलिए किया था कि वो दामाद नहीं, हमारा बेटा बनकर रहा है। इसीलिए मैं उसको अलग घर लेकर भी दे रहा हूँ। बाकी तुम उसके वाले साहब से बात करके देख लो, अगर वो राजी हो जाए तो। मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। भाई जो तुम्हारे दिल में आया करो। मुझे तो आ रही नींद, मैं तो चला सोने। आज आप सब लोगों से मिलने अखबार वाले आएंगे। क्यों बाजी? आप लोगों का इंटरव्यू करने। वो लोग आप लोगों से कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना और ना ही घबराना है। बस जैसे वो सवालात करें, हिम्मत से उनके सवालात का जवाब देना है। समझ आ गई? जी। सही है। अब आप लोग अपना काम कीजिए। जी। क्या वो सब बता दिया उनको? कोई परेशानी तो नहीं है? जी सब बता के, आप परेशान नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा फिक्र रहती है। तुम तो जानती हो ना अखबार वालों को, राई का पहाड़ बना लेते हैं। वो लोग बस आने ही वाले होंगे, तुम जल्दी से तैयारी करवा लो बाकी की। आई एम सॉरी, पर आप इसकी फिक्र मत करें। मैं मेल नर्स का इंतजाम कर दूंगी जो कि 12 घंटे इनके साथ ड्यूटी पर रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर मंसूर ने आपको बता ही दिया होगा फिजियोथेरेपी के डॉक्टर का, जो घर पर आके इनकी डेली थेरेपी कर सके और ज्यादा से ज्यादा इन्हें खुश रखें और खिलाए पिलाए ताकि इनके अंदर की एनर्जी बहाल हो सके। थैंक यू। चलो जी, घर की तैयारी। जी आंटी, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं बेटा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे अब्बा से मिलने आई थी और एक जरूरी बात थी, वो करने आई थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, बताएं। खैरियत? सब खैरियत है भाई साहब। आनिया हमारी इकलौती औलाद है। हमने बड़े नाजों और लाडों से पाला है उसे, और जो कुछ भी हमारा है वो सब आनिया का है।
कभी किसी चीज की कमी हमने उसे महसूस ही नहीं होने दी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपकी बेटी को हमारे घर में भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि आपसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत इस घर में मिलेगी उसे। जी भाई साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शादी के बाद आनिया और फैसल इस घर में नहीं, हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ। मतलब घर दामाद बन के ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी शादी के बाद हम बाहर सेटल हो रहे हैं और उस घर में आनिया और फैसल ही रहेंगे। देखिए बहन, लड़के का शादी के बाद अपने ससुराल में रहना बहुत अजीब सी बात होती है और हमारे यहाँ इस बात को कतई पसंद नहीं किया जाता। भाई साहब, ये सब पुराने वक्तों की बात है। पहले लोग ये सब सोचा करते थे, अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सब बातें सोचे। अब भाई साहब, वैसे भी आनिया को आसाइशों की आदत हो चुकी है, वो इस छोटे से घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आप अमीरों के पास शायद एक दूसरे के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता होगा, लेकिन हम गरीबों के पास एक इज्जत और दूसरे वक्त के सिवा होता ही क्या है। इज्जत की खातिर हम लोग जान भी दे सकते हैं, और वक्त कि हम एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होकर आपस में बांटते हैं। यही हमारी जिंदगी है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं और बातें भी करते हैं। आपको अगर इस बात पे इतराज है तो वो अलग बात है, मगर मेरा ख्याल है कि फैसल को इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। क्यों फैसल? खाने से मुंह नहीं मोड़ा करते अब्बा, ये आप ही कहते हैं ना, फिर आज क्यों मोड़ा? और आपकी नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं। खाने से मुंह नहीं मोड़ा है, खाना लाने वाले से मुंह मोड़ा है। रख दो, भूख लगेगी तो खा लूंगा। अब्बा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी वो घर मुझे मुफ्त में नहीं दे रही है, और प्रमोशन के बाद मुझे घर तो मिलना ही था ना।
बस उसकी जगह वो मुझे अपना घर दे रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर मेरी जगह कोई और सीईओ की कुर्सी पर बैठता तो उसे भी कंपनी घर और गाड़ी देती ना। तो तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? दूसरा घर देना और तुम्हारा शादी के बाद उसी घर में जाकर रहना तो अलग अलग बात है। लोग तो यही कहेंगे ना कि तुम उनके घर दामाद हो। किस किस को बताते फिरेंगे कि तुम्हें वो घर कंपनी ने प्रमोशन के बाद दिया है? आप खामखा पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि मैं अनोखा हूं जो ये सब कर रहा हूं? हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की लाइन लगी है। मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और आनिया से शादी कर लेता और मैं उसी कंपनी में, उसी छोटे से कैबिन में, उसी कुर्सी पर बैठा ये सब देखता रहूंगा। नहीं अब्बा, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं अपने हिस्से की खुशियां, अपने हिस्से की कामयाबियां किसी और की तरफ जाता नहीं देख सकता। सर आप यहाँ मुझे बुला लेते, आपने क्यों जहमत की? भाई इसमें जहमत की क्या बात है? एनीवे, मैंने फाइल देख ली है। इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर मैंने कुछ नोट्स लिख दिए, वो देख लेना। बाकी सब ठीक है। जी बेहतर, मैं देख लूँगा। वो कल फरखुंदा तुम्हारे घर गई थी तुम्हारे बस से कुछ बात करने। शायद उन्हें वो बात पसंद नहीं आई। सब ठीक तो है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरे वालिद साहब को शादी के बाद उसी घर में रहने पर एतराज़ था, लेकिन अब मैंने उनसे बात कर ली है और उन्हें मना लिया है। बल्कि मैं खुद आपको ये बात बताने ही आने वाला था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर शादी की तैयारी करो, हैं? मैं फरखुंदा से बात करता हूँ, कोई तारीख तय कर लेते हैं। जी सर। अरे भाई, अब तो इस सर्वर कहना छोड़ दो, तो हमारे दामाद बनने जा रहे हो। जी सर, आई मीन अंकल। कीप इट अप, जय हो। नानी और अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बैठे बिठाए मेरी शादी की फिक्र लग गई। जानती हो, मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। अच्छा, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम आतिर से ही शादी करोगी, तो तुमने उन्हें बताया नहीं? बताया है, एक बार नहीं कई बार बता चुकी हूँ। तो फिर क्या कहा आंटी ने? कहना क्या था, वही सब कि अब वो माजूर हो चुका है, चल नहीं सकेगा, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी। वैसे नौरीन, देखा जाए तो आंटी का कहना गलत नहीं है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जानती थी तुम भी यही कहोगी। तुम लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि मेरी किस्मत में सिर्फ आतिर लिखा है। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, सब कुछ होने के बावजूद भी किस्मत ने कैसे लाकर उसको मेरे साथ खड़ा कर दिया है। हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार थी, और वो थी तन्नू, जो अब गिर चुकी। तो फिर मैं ये मौका हाथ से क्यों जाने दूं? और तुम देखना, शादी तो मेरी सिर्फ आतिर से ही होगी। सरवर यार, कहाँ गायब है तू आजकल? किन चक्करों में घूमे? जब से जेल से छूट के आया
नजर ही नहीं आ रहा तू, कहाँ गायब है? जिसने इन चक्करों में डाला है उसकी तलाश में हूं, मिल जाए बस एक दफा। यार तू क्यों उस लड़की खातिर अपनी जिंदगी ख्वार कर रहा है? अच्छा खासा तेरा चलता हुआ कारोबार था, वो भी ठप हो रहा है भाई। कुछ होश के नाखून ले, होश के नाखून। बस एक बार मिल जाए जिसने मेरे होश तक छीन लिया है। बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। वो कहीं भी छुपी हो, सर्वर उसे ढूंढ निकालेगा। अभी तक कुछ पता चला तुझे? कितने महीनों से तू ख्वार हो रहा है उसके पीछे? पता नहीं यार, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कहाँ गई वो? अब तो रास्ते के सारे कांटे भी निकल चुके हैं। अब की बार मिली ना तो सिर्फ सर्वर की होगी, सर्वर की। तू उस लड़की को तलाश करने के साथ साथ ना अपने कारोबार पर भी तवज्जो दे। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। छोटे, 2 पराठे अखबार में लपेट दे यार। क्या हुआ फैसल, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। मैं बस शादी से पहले तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या? तुमने बताया था कि तुम पहले किसी को पसंद करती थी। हाँ बताया था, फिर? कुछ नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या? कि मैं अभी उसे पसंद करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ एंड ऑल दैट। यही समझ लो। फैसल, वो मेरा माजी था, तुम मेरा मुस्तकबिल बनने जा रहे हो। इसलिए हमें अपने माजी को भुलाकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम अभी उससे मोहब्बत करती हो? नहीं। आलिया, मैं हमेशा से तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर कभी कह नहीं पाया। कौन सी बात? मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा। इसीलिए शायद अंकल और आंटी की सब शर्तें भी मान ली। ऐसी कौन सी शर्त है जिनका इल्म मुझे नहीं है? मैं अपने अब्बा के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। बड़ी मुश्किलों से मैंने उन्हें यहाँ अपने साथ रहने के लिए मनाया है, वरना वो तो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। अंकल और आंटी की ये ख्वाहिश थी कि शादी के बाद मैं इसी घर में रहूं, तो मैं अब्बा को वहां अकेला कैसे छोड़ सकता था? मजबूरी में किए फैसले देर पा नहीं होते। क्या पता अंकल यहाँ एडजस्ट ही ना कर पाए, तो क्या करोगे? आई होप ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगी। आखिर कब तक कमरे में ऐसे बंद रहोगे? बाहर तो निकला करो। कब तक चलेगा ऐसे हाथ? बाबा कब आ रहे हैं? एक तो रोज में आ जाएंगे। तुम्हारे इस हादसे के बाद तो जैसे वो टूट से गए। खुद को इतना बिजी कर लिया है कि
अपने लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि आपको भी अपने लिए कोई ना कोई मसरूफियत ढूंढ लेनी चाहिए। फिर आपको मेरी हमदर्दी के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। आदिर कैसी बातें करते रहते? माँ की मोहब्बत हमदर्दी नहीं होती, वो अपनी ममता से मजबूर होती। मामा, ये थेरेपी का टाइम हो गया है, थेरेपिस्ट आ गया होगा, उसको अंदर भेज दें प्लीज। अरे रेहाना, वक्त का पता ही नहीं चलता। मतीन अहमद को गुजरे हुए दुनिया से 3 महीने हो गए। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। हाँ माँ, वक्त के गुजरने का तो पता ही नहीं चला। रात को जब बिस्तर खाली देखती हूँ तो हौल उठता है मुझे। मतीन अहमद बहुत ज्यादा थे अम्मा, बहुत दिल घबराता। अरे सारी उम्र का साथ था, इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। यकीन कर रेहान, जिस दिन तेरे अब्बा गुजरे, मैं क्या बता, जी तो था बंदा साथ ही चला जाए, लेकिन नहीं, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। आज तलक याद आते हैं, आज तलक। मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तू अपनी सोच, बिलाल की सोच, नौरीन की शादी का सोच। अरे नौरीन की जिद कोई बड़ा तूफान ना खड़ा कर दे, मैं तो ये डर खाए जा रहा। ठीक कह रही हो अम्मा, पहले मतीन जिंदा थे, नौरीन उनसे डरती थी। मुझे तो आंखें दिखाती है उल्टा। मैं कैसे संभालूंगी इसको? तू ऐसा कर, किसी भी बहाने से किसी दिन शगुफ्ता के घर चली जा, मैं तो ये कह रही हूँ, और उसके कान में शादी की बात डाल। हो सकता है बात आगे बढ़ जाए। मैं जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में कैसे धक्का दे दूं अम्मा? एक अपाहज के साथ उसकी कैसे शादी करूं, सिर्फ उसकी जिद की खातिर? कहती तो तू भी ठीक ही, लेकिन एक बार मेरे कहने से उससे बात करके देख ले। अगर ये बात इस तरह से हो गई तो ठीक, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे बिलाल की पढ़ाई, घर का खर्चा, नौरीन की शादी, अटरम शटरम, ये सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे? क्या तो सही। वो सर्वर मेरे यार, वो गायब कहाँ है तू? ना तू घर से बाहर निकल रहा है और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। और ये हाल क्या बना लिया तूने? कसम से मुझे तू बहुत बीमार लग रहा है। तुझे क्या पता, औरत जब ठोकर मारती है ना तो अच्छे खासे बंदे को रोग लगा देती है। ये दिल का रोग किसी बीमारी से कम थोड़ी होता है। अच्छा, तो अब मेरा ये यार इश्क में मजनू बनेगा? जब उसने मुझे धोखा दिया था वो उसका वक्त था, मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जब मेरा वक्त आएगा ना तो सारा हिसाब सूद समेत चुकाऊंगा। चल खैर, मैं तो तेरा हालचाल पूछने आया था, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं खुद जाके देखूं मेरा यार है कैसा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, शाम को होटल में मुलाकात होगी, और अगर तू ना आया ना तो दोबारा तेरे घर आ जाऊंगा। इंतजार करूंगा मैं तेरा।
तीन महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। इन 3 महीनों में मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। हमेशा मुझे ही समझाती हो कि मैं रहूं ना, जमाने से लड़ना सीखूं। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि कह दो जो दिल में है। कह देने से दिल का गुबार हल्का हो जाता है। अम्मा के मरने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी सुतेली माँ के एक रिश्तेदार के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करा दी गई। अब्बा ने मसलहत से काम लिया और बस खामोश रहे। दुल्हन बनकर मैं जिस घर में गई, वो घर मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। एक एक पल बड़ी अजीयत से गुजारा मैंने वहां। कभी सास के जुल्म सहती तो कभी शौहर से पिटती। फिर एक दिन तो हद हो गई, मेरी सास ने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। जैसे तैसे करके मैं वहां से भागी और आज यहां बैठी हूं। अब शौहर ने तलाक दे दी है और अब्बा साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो कहते हैं कि बेटियां बाप के लिए नेमत होती हैं। क्या ये सलूक किया जाता है नेमत के साथ? इस तरह रुस्वा किया जाता है नेमत को? तुम्हारी कहानी सुनकर लगा कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूं। मत रो। किसी किसी इंसान की किस्मत में सिर्फ दुखी लिखे होते हैं। इंसान चाह कर भी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। मेरा वक्त आ गया तन्नो, मेरा वक्त आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? एक व्हील चेयर पर बैठा हुआ इंसान कैसा हो सकता? बेटा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपने आप को ज्यादा मसरूफ कर लिया है। मैं तुम्हारी इन बातों का सामना नहीं कर पाता। आखिर बेटा, तुमने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी क्यों बना लिया है? जिंदगी में बहुत से लोग इन हादसात से गुजरते हैं, लेकिन उसके साथ जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती यार। जिंदगी का सफर तो चलता रहता है। तुम ऑफिस क्यों नहीं फिर से ज्वाइन कर लेते? ध्यान भी बढ़ जाएगा और वक्त भी कट जाया करेगा। ऑफिस ऑफिस जाकर क्या करूंगा? लोगों की
हमदर्दियां समेटूं, उनकी नजरों में उठते हुए सवालों के जवाब ढूंढूं कि वो शख्स जिसने एक लड़की को इतनी शिद्दत से चाहा, उससे इतना प्यार किया, वक्त आने पर वो उसको छोड़ गई। जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, जब वो माजूर हुआ, अपाहिज हुआ, छोड़ गई उसको। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कादिर, ये सब झूठ है। सही कह रहा हूं, ये सब झूठ है। ये महज तुम्हारी मां की गलतफहमी से पैदा की गई एक कहानी है और कुछ नहीं। जानता था मैं, बस आपके मुंह से सुनना चाहता था। मामा के चंद लफ्जों के सामने मेरी मोहब्बत कैसे कमजोर पड़ गई, मुझे छोड़ के चली। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपनी मां की गलती की सजा तुम अपनी जात को दे रहे हो। नौरीन, चिमी, तो आतिर से शादी का फैसला तुम्हारा आखिरी फैसला है। अम्मी आप जितनी बार भी पूछेंगी ना, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। नौरीन, मुझे लगता है कि आतिर को तुमने अपनी जिद बना लिया है और ये फैसला तुम्हारा जज्बाती फैसला है। नहीं अम्मी, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। मैं आज भी आतिर को चाहती हूँ। नौरीन, एक अपाहज लड़का जो तुम्हारे साथ जिंदगी के 2 कदम नहीं चल सकता, उसके साथ जिंदगी का सफर कैसे तय करोगी? ये सब कहने की बातें अम्मी। शौहर अगर अमीर हो तो ये सब कौन देखता है? और हो सकता है कि कल को वो ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाए? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और जो डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा है वो तो अच्छी तरह जानती। जो भी है, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। और आपको क्या लगता है कि वो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं अम्मी, वो उसको कहीं बाहर ले जाएंगे इलाज के लिए और हो सकता है कि वो बाहर जाके ठीक हो जाए। अम्मी आप खुद सोचें, आतिर से शादी से ना सिर्फ मेरे अरमान, मेरी खुशियां पूरी हो जाएंगी, बल्कि हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अब्बा के बाद इस घर को चलाने के लिए एक यही उम्मीद और आसरा है। अम्मी आप सोचें मत, आप जल्दी आतिर की अम्मी से बात करें, कहीं फिर से देर ना हो जाए। आनिया, बेटा इधर आओ। बेटा, घर में जब दाखिल होते हैं तो बुजुर्गों को सलाम करते हैं। पता नहीं चला। चल, कोई बात नहीं। वो एक बात और कहनी थी तुमसे। जी कहिए, अब क्या बात कहनी है आपको? वो अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो। फैसल अकेला कमरे में बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता है।
फैसल को किसने बोला है कि अकेला बैठा रहे कमरे में? वो भी निकले, घूमे फिरे, किसने रोका उसे? रोक तो कोई किसी को नहीं सकता है, लेकिन तुम बीवी हो उसकी और तुम्हारा फर्ज है कि उसे वक्त दो। प्लीज आप मुझे अपनी नसीहतें देना बंद करें। मैं तंग आ गई हूँ आपकी नसीहतें सुन सुन कर। और आप अपने काम से काम रखा करें और शुक्र करें कि आपको यहाँ रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तंग आ गई हूँ तुम्हारी बाप की दकियानूसी बातें और नसीहतें सुन सुनकर। घर से जाओ तो नसीहत, घर में आओ तो नसीहत। अगर तुम्हें अपने बाप को इस घर में रखना था ना, तो अपनी किसी क्लास की लड़की से शादी करते जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती। मुझे बकवास रोज रोज सुननी नहीं पड़ती। आनिया, तमीज से बात करो, वो मेरे वालिद हैं। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और अब फैसला तुम्हें करना है। कौन सा फैसला? कि तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ या अपने बाप को रखोगे यहाँ पे। क्या बताऊं आपको, नौरीन की अब्बा की वफात के बाद तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा। ऐसी क़यामत टूटी मुझ पर। बस तबीयत कुछ बेहतर हुई है तो मैंने सोचा आपकी तरफ चक्कर लगा लूं। पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी, आतिर कैसा होगा, कैसा है आतिर? अल्लाह का शुक्र, पहले से बेहतर है। I'm sorry, मतीन भाई के इंतकाल का सुना था, लेकिन आतिर की वजह से हम लोग आ नहीं सके। लेकिन यकीन माने, बहुत दुख है मतीन भाई का। मेरे घर को तो तन्नों की नहुसत खा गई। खैर आप सॉरी नहीं करें, मुझे मालूम है आप भी तन्नों की नहुसत का शिकार हुई हैं। आपने अब क्या सोचा है? किस बारे में? आतिर के बारे में। मेरा मतलब है जवान जहान बच्चा है, इस वक्त उसे सहारे की ज्यादा जरूरत है। ऐसा सहारा जो हर वक्त उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। मेरा मतलब है आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपसे बेहतर कौन जानता है, मर्द के लिए सबसे बड़ा सहारा उसकी बीवी होती है। जी, मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ, इन हालात में किसी लड़की का तलाश करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। मेरे साथ नौरीन आना चाह रही थी, बेचारी आपके बारे में, आतिर के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान है। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया, इतना सा मुंह निकल आया मेरी बच्ची का। वो तो मैंने मना किया कि नौरीन अभी तुम घर रहो, मैं अपनी बहन से जाके मिल के आती हूँ, तुम्हें फिर किसी दिन ले आऊंगी। अब जब दोबारा आऊंगी ना, नौरीन को जरूर साथ लाऊंगी। अच्छा शगुफ्ता, मुझे इजाजत दो, मैं दोबारा आऊंगी, नौरीन को भी साथ लाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों? कुछ चाय वगैरह तो पी कर जाएं आप। अरे मेरा कौन सा किसी गैर का घर है, मेरी अपनी बहन का घर है। जब दिल चाहेगा आऊंगी, चाय पीऊंगी, बल्कि अगली बार आऊंगी तो खाना भी खाऊंगी। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।
भाई साहब मुझे अंदर तो जाने दो, मुझे मिलना है, किसी से बात करनी है। भाई साहब आपको बोला ना, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आपको जिससे भी मिलना है मुझे बताएं, मैं चेक करके बताऊंगा। नूर मोहम्मद, क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा है ये? किसी से मिलने की रट लगा रखी है और नाम भी नहीं बता रहा। किससे मिलना है आपको? देखिए मैडम, मुझे एक लड़की की तलाश है जो घर से भाग कर आई है। मैं उसके बारे में पता करने आया था। क्या नाम है उस लड़की का? जी तंजीला नाम है। इस नाम की कोई लड़की यहाँ पर नहीं है। आप एक बार चेक तो कर लें या मुझे अंदर आने दें, मैं देख के पहचान लूंगा उसे। मैंने आपसे कहा ना कि इस नाम की कोई लड़की नहीं है। नूर मोहम्मद, इन्हें बाहर निकालो और अगर ज्यादा बकवास करें तो पुलिस को कॉल करो। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तंजीला, बाहर एक आदमी आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे लग रहा है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। शक्ल से ही घटिया लग रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने उसे मना कर दिया है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है, लेकिन वो इतना घटिया है कि फिर भी अंदर आने की जिद कर रहा था। या अल्लाह, ये यहाँ भी पहुँच गया। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर तुम घबराओ नहीं, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है और मुझे लगता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बल्कि मैं किसी भी लड़की से नहीं शादी कर सकता सिवाय उसके जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं। मैंने वाकई बहुत शिद्दत से चाहा है आपको आतिर। वक्त ने आपको और तन्नों को बार बार मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा मेरी मोहब्बत की शिद्दत आड़े आ गई। अब सब कुछ मेरे हक में है। अब तो आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। इस वक्त उसे सहारे की ज्यादा जरूरत है। ऐसा सहारा जो हर वक्त उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। मेरा मतलब है आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपसे बेहतर कौन जानता है, मर्द के लिए सबसे बड़ा सहारा उसकी बीवी होती है। ये सुबह सुबह किन सोचों में गुम? कुछ नहीं, बस आतिर के लिए परेशान थे। अब क्यों परेशान? अब तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम खुश होना चाहिए। क्या मतलब? क्यों परेशान नहीं होना चाहिए? तुम्हारी परेशानी की जो वजह थी वो तो अब इस घर में देगी, खुद ही छोड़ के चली गई। अब तुम खुश हो जाओ। कमाल बात करते। मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन परेशान होगा? माँ हूं मैं उसकी। और ये तंजीला के जाने का इल्जाम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वो आतिर के साथ इस हालत में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसीलिए वो अपने कजन के साथ चली गई। खुदा के लिए शगुफ्ता खुद पे नहीं तो अपने बेटे पे रहम करो। तुम्हारी ये झूठी कहानी अज़ियत दे रही है उसे। उसकी जिंदगी पहले ही बहुत अज़ियत, बहुत कर्ब में है।
उसे और तकलीफ मत दो। वो इस झूठ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसे इस झूठी कहानी की हकीकत मालूम है। शायद उसकी खामोशी और तुमसे बेरुखी की वजह भी यही है। वो अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें फिर भी एहसास नहीं। हाय हाय अम्मा, मतीन के बाद कितना गुजारा मुश्किल हो गया है। जितने पैसे थे सब खर्च हो गए। मैं तो सोच रही हूँ इलाज की फीस है, बिजली के बिल हैं और घर के खर्चे हैं, कैसे होगा ये सब कुछ। अरे हो जाएगा सब रेहाना, अल्लाह बड़ा कारसाज। मैं तो कहती हूँ ये जो नौरीन ने आतिर से शादी का फैसला किया था ये बिल्कुल ठीक था। एक दफा अगर ये शादी हो जाए ना तो सब मसाइल दूर हो जाएंगे। हाँ सही कह रही हो। मजबूरियां इंसान को कितना कमजोर कर देती। नौरीन की जिद और हमारी मजबूरी शायद इस मसले का हल। अरे तू सब छोड़, ये बता कि शगुफ्ता से कोई बात हुई, उसने हामी भरी है? अम्मा हामी तो नहीं भरी, लेकिन उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो राजी है। लेकिन उसके राजी होने से क्या फर्क पड़ता है। तो एक दफा उसको ले जा उसके घर। और मेरी बाहर एक आदमी आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे लग रहा है कि ये वही आदमी है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। शक्ल से ही घटिया लग रहा था। क्या हुआ तंजीला? सोनिया प्लीज कुछ करो। अगर उसने मेरे बारे में मामू जान या आतिर को बता दिया तो वो लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं आतिर की जिंदगी में दोबारा वापस जाकर कोई मसला नहीं पैदा करना चाहती। प्लीज कुछ करो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो और कौन है जो तुम्हारे मामू और आतिर को सब बता देगा। वही सरवर जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वो यहाँ कैसे आ गया? पता नहीं, लेकिन मैडम बता रही थी कि वो आया था और मेरे बारे में पूछ रहा था। और मैडम ने क्या कहा? अभी तो मैडम ने उसे मना कर दी, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत ठीक इंसान, बार बार आएगा। तो फिक्र मत करो, इसका भी कोई हल तलाश करते हैं। तुम परेशान मत हो। तंजीला, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकता। और अब तो ये हालत है जो जिंदगी से भी बदतर है। वैसे अम्मी कितना बड़ा और खूबसूरत घर है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे आप लोग। असल में नौरीन काफी दिनों से जिद कर रही थी कि शगुफ्ता आंटी से मिलना है, आतिर को देखना है, इसलिए इसे यहाँ लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। कैसी हो नौरीन तुम? मैं ठीक हूँ। आंटी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आतिर वो कैसा है? वो भी ठीक है। आंटी क्या मैं आतिर से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, अपने कमरे में है,
मुलाजमा से कहो वो तुम्हें बता देगी। इतना बड़ा घर और उसमें उतना ही सन्नाटा। जी बिल्कुल, घर भी वही है और घर में रहने वाले भी वही है। अगर आप लोग पहले मेरी बात पर यकीन कर लेते तो ये सन्नाटा कभी इस घर का मुकद्दर ना बनता। ठीक कह रही हैं, काश हमने आपकी बात का यकीन कर लिया होता। तंजीला की नहुसत इस घर को यूं ना खाती। खैर, ये सन्नाटा, ये खामोशी अभी भी रौनक में बदल सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन हालात में आतिर के लिए कोई भी लड़की तलाश करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बात कहूं आपसे? कहिए प्लीज। देखिए, अगर आप नौरीन को अपनी बहू बनाना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं नौरीन आतिर से बहुत मोहब्बत करती थी और आज भी उतनी मोहब्बत करती है उससे। एक सितारा मोहब्बत का सरे शाम टिमटिमाता है, दूर उफक पर एक चांद, मेरा चांद कहीं खो गया है। लॉन के पेड़ पे लटके हुए उसकी चाहत के फूल, बारिशों में सुनी सुनी उसके केसुओं की महक, दिल की यादों पे जमी दर्द की तह को उस आंख से निकले हुए एक लम्हे की शबनम ने चुपके से साफ किया है। आज फिर दिल ने उसे शिद्दत से याद किया। अमेजिंग। तुम यहाँ? जी, मैं आपको देखने आई थी। मैंने सोचा आपकी आदत कर लूं। आपको बुरा तो नहीं लगा? तुम मेरी इयादत करने आई हो, मेहमान हो मेरी, और हमारे घर में मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है। आओ ना, बैठो। थैंक यू। ये शायरी आपने लिखी है? हाँ, अब लफ्ज़ ही तो मेरे साथी हैं। जब दर्द का एहसास बहुत बढ़ जाता है तो ये मेरे दोस्त बनकर मुझसे बातें करते हैं। आपने कभी अपने इर्द गिर्द नहीं देखा? शायद और भी दोस्त हों आपके दर्द बांटने वाले। एनीवेज, कैसी तबीयत है? बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
औरीन, जी तंजीला कैसी है? कहाँ है वो? तुम्हें कुछ तो पता होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें पता भी होगा तो तुम क्यों बताओगी मुझे? ऐसी बात नहीं है आतिर, मुझे वाकई नहीं पता कि तंजीला कहाँ है। इनफैक्ट हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई, वो जिंदा भी है या मर गई। और वैसे भी हमारे लिए तन्नो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो उस घर से भाग कर गई थी। उसी की वजह से आज अब्बा हमारे बीच में नहीं है। आतिर के इतना करीब होकर भी इतनी दूर हूँ, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो आतिर आपको मेरा साथ कबूल करना ही होगा। क्या हुआ नौरीन, मिली आतिर से? जी आंटी, लेकिन आंटी आतिर की हालत मुझसे देखी नहीं गई। एक हंसता खेलता इंसान कैसे व्हीलचेयर पर आ गया? बस बच्चे, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? आंटी इसमें किस्मत से ज्यादा किसी और का हाथ है। ठीक कह रही हो, अगर अब तो जो होना था वो हो चुका। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोलो। आंटी क्या आप मुझे इतना हक दे सकती हैं कि मैं दिन रात आतिर की खिदमत कर सकूं? तुम कहना क्या चाह रही हो? आंटी एक बहू की हैसियत से ना सही, एक नर्स की हैसियत से मैंने आतिर को बहुत चाहा है। मैं आतिर की दिन रात खिदमत करूंगी, आप देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज। नौरीन बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? शगुफ्ता बहन, बस नौरीन थोड़ी सी जज्बाती है और कुछ नहीं। नौरीन चलो बेटा घर चलते हैं, अम्मा घर पर अकेली हैं, हम थोड़ी देर का कहकर आए थे, वो इंतजार कर रही होंगी। चलो शाबाश। शगुफ्ता बहन इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम फिर चक्कर लगाएंगे। जरूर। चलो बेटा। आतिर,
मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे नहीं सकते। कसूर नहीं। आंखें बंद कर लेने से हालात नहीं बदल जाते शगुफ्ता, इसलिए तुम्हारे कहने से हकीकत नहीं बदलेगी। रफीक प्लीज, मैं यहाँ आपसे कोई बहस करने नहीं आई। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी अगर आपके पास टाइम है तो। कहो, सुन लो। तो मैं चाहती हूँ कि हम आतिर की शादी करते हैं। क्या शादी? आतिर की शादी? वो भी इस हालत में? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मान जाएगा? और फर्ज करो मान भी जाता है तो किसके साथ करोगे उसकी शादी? नौरीन के साथ। शगुफ्ता, तुम होश पे तो हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तंजीला के अलावा किसी से शादी करेगा? और वो भी उसके साथ जिसको उसने तंजीला की वजह से छोड़ा था? नहीं शगुफ्ता, नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। उसे मानना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। मेरी बात समझे, मैं उसे ऐसे अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकती। पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगा वो अकेले, वो भी इस हालत में बगैर किसी साथी के। और नौरीन, तुम्हारा क्या ख्याल है, नौरीन मान जाएगी इस हालत में? जी, वो मान जाएगी। मेरी उससे बात हो गई है, वो अब भी आतिर से शादी के लिए तैयार है। मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। कोई भी लड़की आतिर के साथ इस हालत में शादी करने पे आमादा नहीं हो सकती। कि वो उससे मोहब्बत करती है इसलिए। और आप माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि आतिर की किस्मत में शायद नौरीन का ही साथ है। तभी तो किस्मत ऐसे बार बार उसे सामने लाकर खड़ा कर देती है। मैं सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें वापस मिलाना चाहती हूँ। नहीं शगुफ्ता, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। वो पहले भी आतिर के साथ महज उसकी दौलत की वजह से शादी करना चाहती थी और आज भी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसे इस हालत में भी कबूल करने को तैयार है। देखिए रफीक, आप कुछ भी कहें और कुछ भी समझें, मुझे हर कीमत पर मेरे बेटे की जिंदगी में सुख, चैन और उसकी खुशियां चाहिए। और इस दफा आप दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। आज फिर दिल ने उसे शिद्दत से याद किया। तुम आतिर से दूर जाकर भी उसके पास हो। आतिर ने मुझे मेरी हार का एहसास दिलाया। हेलो नौरीन बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आतिर कैसा है? वो भी ठीक ही है। एक्चुअली मैंने तुम्हें उसी के लिए
कुछ बात करने के लिए फोन किया है। सब खैरियत तो है ना? नौरीन, बेटा तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम आतिर की खिदमत करना चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ हमारी बहू होने के नाते करो। वाकई आंटी आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा चाह रही थी नौरीन कि तुम अगर कुछ वक्त निकाल कर आतिर से मिलने आ जाओ, क्योंकि देखो शादी के लिए उसका मानना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गया है और टेंशन में रहता है, जहनी दबाव का शिकार है। तुम आ जाओ, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता तंजीला को भूलकर तुमसे शादी के लिए राजी हो जाए दिल से। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जी जी आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। वैसे आंटी, आतिर को खाने में क्या पसंद है? आतिर को बेसन का हलवा बहुत पसंद है। तो बस ठीक है, मैं खुद अपने हाथों से बनाकर लाऊंगी उसके लिए। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। आतिर, तुम मेरी जिद थे और आज मैंने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। मैं तन्नो की याद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिलो दिमाग से मिटा दूंगी। तो तूने अपनी आंखों से देखा उसे? आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अखबार में जरूर देखा है। मुझे यकीन है कि वो वहीं उसी दारुल अमान में है, लेकिन लगता है कि उसने मैडम को मेरे बारे में बता दिया है, तभी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो वहां नहीं है। तो फिर अब होगा क्या? यही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं। असल में वो औरतों का इदारा है और मर्दों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऊपर से वो पुलिस की धमकी दे रही है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे यार, पैसा फेंक, तमाशा देख। क्या मतलब? ओ भाई, अगर घी सीधी उंगली से निकलता है तो निकाल, नहीं तो उस मैडम को पैसों की लालच दे। अगर फिर भी नहीं मानती ना तो फिर कुछ सोचते हैं मिलकर। हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है। अम्मी, शगुफ्ता आंटी का फोन आया था। वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गई है। क्या? कैसे राजी हो गई? अम्मी, उस दिन उन्हें मैंने इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया था कि मैं जानती थी कि वो ऐसा ही करेंगी। और उस आतिर को मुझसे शादी करनी ही होगी। लेकिन बेटा, आतिर तो अभी राजी नहीं हुआ ना। इसकी फिक्र आप मत करें, शगुफ्ता आंटी अपने बेटे को खुद बना लेंगी। अच्छा अम्मी, मुझे बेसन का हलवा बनाना है। शगुफ्ता आंटी कह रही थी कि आतिर को बहुत पसंद है। मैं बना लूं, फिर उसके लिए लेकर खुद जाऊं। अब तुम बेसन का हलवा लेकर जाओगी? मैं बनाने जा रही हूँ। पगली कहेंगी। भाई साहब, आपको बोला ना, आप अंदर नहीं जा सकते। ये औरतों का इदारा है, मर्दों का अंदर जाना सख्ती से मना है। अरे मर्दों का जाना मना है ना, जानने वालों का जाना मना तो नहीं है। तुम जाके मैडम से एक बार बोलो तो मैं एक बार मिल लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आप रुके, मैं पता करके आता हूँ। आ जाओ। हाँ नूर मोहम्मद। मैडम, वही वाला आदमी आज फिर आया है और बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं माना। आप एक दफ़ा आके उसे खुद मिल लें, क्योंकि अगर बड़े साहब आ गए तो उसे वहाँ खड़े देख के बहुत नाराज़ होंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर आ गए? तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती है? कह जो दिया यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, अब जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तंजीला नाम है उसका।
और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। पुलिस मैं भी बुला सकता हूँ एक जवान लड़की को अपने साथ यहाँ रखने के इल्जाम में। मुझे अच्छी तरह पता है वो यही है, मैं अखबार में देख चुका हूँ और मैंने उसे अंदर जाते हुए भी देखा है। वो यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है तुमसे बचने के लिए। मुझसे बचने की उसे क्या जरूरत है? मैं तो उसका गार्डियन हूँ, बोले तो सरकारी कागज दिखा दूं। ऐसे कागज 100-100 रुपए में मिल जाते हैं और मुझे ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसका गार्डियन उसका मामू है और वो जब आएगा मैं लड़की उसके हवाले कर दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे मैडम 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 आप नाराज क्यों होती है? मैं तो मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि मामले को मिलके सुलझा लेते हैं? पुलिस को बीच में डालने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसके मामू का तो अब इंतकाल हो चुका है और इस बात को भी महीने गुजर चुके हैं। बकवास बंद करो। और तुम जैसा शख्स ना सिर्फ झूठ ही बोल सकता है। लगता है मुझे पुलिस को बुलवाना ही पड़ेगा। 2 लाख मैडम, 2 लाख काफी होंगे इस मामले को सुलझाने के लिए। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा भी फायदा हो जाए और आपका भी भला हो जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। 5 लाख 5 लाख तो काफी बड़ी रकम होती है। सारी नहीं तो काफी हद तक जिंदगी संवर जाएगी। तुम यहाँ से जाते हो या जलील करके भेजूं? $5 लाख काफी बड़ी रकम है। तुम कौन हो? ये मैं यहाँ नहीं बता सकती। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मुझे बाद में कॉल करो, मैं तुम्हारा मसला सुलझा सकती हूँ। वैसे भी उसके मामू का तो अब इंतकाल हो चुका है और इस बात को भी महीने गुजर चुके हैं। मुझे अभी तंजीला से बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा हो। तंजीला जी, वो फिर आया था। वो कौन? वही सरवर जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। और आते जाते लोगों से मालूम भी कर लिया है। अभी तो मैंने उसे रोक दिया है, लेकिन वो पुलिस के पास जाने का कह रहा था कि जैसे हमने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। प्लीज़ मैडम, प्लीज़ कुछ करें, उसे किसी भी तरह यहाँ आने से रोकें। तुम फिक्र नहीं करो, अभी तो मैंने उसे रोक दिया है। इसका कोई मुस्तकिल हल सोचना पड़ेगा। वो कुछ अलग किस्म का आदमी है, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम? मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया था आपके लिए, खाकर बताएं कैसे है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। मीठा खाना छोड़ दिया? लेकिन कोई मीठा खाना कैसे छोड़ सकता है? और मीठा तो कड़वाहट दूर करता है। मेरी जिंदगी में इतनी कड़वाहट भर गई है कि मुझे कड़वाहट की आदत हो गई है और ये मीठा मेरी कड़वाहट नहीं खत्म कर सकता। आतर, आप मुझे एक मौका तो दें।
मैं आपकी जिंदगी से सारी कड़वाहट दूर कर दूंगी। आपके मेरा साथ अपनाने में क्या बुराई है? आतिर, क्या आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? तुम बुरी नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे लिए अपना वक्त जाया मत करो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी के साथ की जरूरत नहीं। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आतिर, मैं इतने प्यार से बोला ना, जाओ यहाँ से। औरीन, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? आंटी, आतिर ने मुझे जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि मैं आज के बाद यहाँ ना आऊं। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ, सिर्फ उसे खुशी देना चाहती हूँ। लेकिन आंटी, वो तो आज भी उस तन्नों के लिए औरीन, आतिर जी, नौरीन रो क्यों रही थी? क्या कहा है तुमने उसे? वही जो मुझे कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था, जरा मैं भी तो सुनो। वो बेचारी तुम्हारे लिए आई थी आतिर, तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं चाहिए मुझे किसी की झूठी तसल्लियां, नहीं जरूरत मुझे किसी की हमदर्दी की। आप प्लीज उसे कहें यहाँ ना आया करे। वो खुद से नहीं आई थी। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे फोन करके बुलाया था। क्यों क्यों बुलाया आपने उसे? मैं तुम्हें ऐसे तन्हा परेशान अकेले कैसे देख सकती हूँ आतिर? लेकिन मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी तो आप ही है ना। अगर आपने तंजीला को मेरी जिंदगी से जबरदस्ती दूर ना किया होता तो आज मुझे किसी से कोई शिकायत ना होती। लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ मुझे मिली है, उसका मुदावा कोई नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। तुमने जितने इल्जाम अपनी मां पर लगाने थे तुमने लगा लिए। लिसन, अब ये तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब सुन लो ये बात आतिर, तुम्हें नौरीन से शादी करनी होगी और अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो तुम अपनी मां का मरा मुंह देखो।